नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है सुदर्शन जी द्वारा लिखी कहानी लड़ाई। दयाशंकर दफ्तर से लौटे तो उनके हाथ में कई तस्वीरें थीं। मुस्कुराकर रेवती से बोले, बूझो तो हमारे हाथ में क्या है। रेवती एक पुस्तक देख रही थी। उसे मेज पर रखकर बोली, अगर बूझ लूँ तो क्या हारोगे। दयाशंकर, 5 रुपए। रेवती, तो हम नहीं बूझते। 5 रुपए के लिए कौन माथा पच्ची करे। इससे तो यही अच्छा है कि हम अपनी पुस्तक पढ़ें। हाँ, अगर 15-20 रुपए की बात हो तो आदमी कोशिश भी करे। दयाशंकर, चलो 20 रुपए ही सही, लड़ाओ दिमाग। रेवती उठकर दयाशंकर के पास आई। दयाशंकर ने तस्वीरें उलटकर मेज पर रख दी और कोट उतारते हुए कहा, हाथ लगाने की शर्त नहीं। रेवती अपनी साड़ी संभालते हुए वहीं रुक गई। दयाशंकर ने कोट खूंटी के साथ लटका दिया और नेकटाई खोलने लगे। रेवती सोच रही थी। सहसा उसने प्यार की रसीली चितवन से पति की ओर देखा और बच्चों की सी चंचलता से तस्वीरों की तरफ बढ़ते हुए बोली, मेरी तस्वीरें हैं। यह कहकर उसने तस्वीरें उलटकर देखी तो चौंक पड़ी। यह उसकी तस्वीरें न थी, 3 स्त्रियों की तस्वीरें थीं। तीनों जवान थीं, तीनों सुंदर और चंचल थीं। तीनों की आंखों में जहर भरा था। रेवती कभी तस्वीरों को देखती थी, कभी अपने पति की तरफ, मानो आंखों ही आंखों में कहती थी, तुम तो ऐसे न थे, या आग की पुड़िया कहाँ से उठा लाए। दयाशंकर ने आराम कुर्सी पर लेटकर सिगार सुलगाया और कहकहा लगाकर बोले, हार गई। मगर रेवती इस समय वह हंसमुख जिंदा दिल रेवती न थी जो बात बात पर हंसती थी और हंसाती थी। इस समय वह विचारशील गंभीर रेवती थी जो एक बात को तोलती थी और उसका सार निकालती थी। उसने पति की तरफ आंखें उठाकर पूछा, यह किनकी तस्वीरें हैं। दयाशंकर, औरतों की। रेवती, यह तो मैं भी देख रही हूँ कि औरतों की तस्वीरें हैं, जानवरों की नहीं। मेरा मतलब यह था कि किन औरतों की। दयाशंकर, तुम्हें क्या मालूम होता है। रेवती, अब मैं क्या बताऊं, मुझे क्या मालूम होता है। आप लाए हैं, आप जानते होंगे। हाँ, शक्ल सूरत देखकर इतना कह सकती हूँ कि भले घर की औरतें नहीं मालूम होती, न इस योग्य हैं कि किसी भले घर में इनकी तस्वीरें रखी जाएं। दयाशंकर ने मुस्कुराकर कहा, यह मामूली औरतें नहीं हैं, सिनेमा संसार की रानियां हैं। इनमें से एक 2000 महीना कमाती है, दूसरी 2200 और तीसरी जो सबसे नीचे है वह 5000 कमाती है। हमारा सिनेमा का व्यापार आज इन्हीं देवियों की बदौलत चल रहा है। पत्रों में इनकी कला पर लेख प्रकाशित होते हैं, लोग इनसे मिलने जाते हैं, इनकी तस्वीरें अपने घरों में लगाते हैं। रेवती, लगाते होंगे, मगर मैं तो कभी न लगाऊं, न लगाने की इजाज़त दूं। दयाशंकर, मेरे कमरे में भी नहीं। रेवती, नहीं। दयाशंकर, तो इनकी मेहनत बिल्कुल बेकार गई। हम तो बड़े शौक से लाए थे कि कमरा सजाएंगे। रेवती, यह आपकी भूल थी। दयाशंकर अब तक हंस रहे थे। यह जवाब सुनकर गंभीर हो गए और बोले, मगर इसमें भूल की क्या बात है, मामूली तस्वीरें हैं। रेवती भी गंभीर हो गई। आपके विचार में मामूली होंगी, मेरे विचार में मामूली नहीं है। और यह तस्वीरें मामूली हो भी तो क्या, इनके पीछे जो मनोवृत्ति काम कर रही है वह मामूली नहीं है। दयाशंकर उठकर खड़े हो गए और बोले, तुम कला की वस्तुओं से भी डाह करती हो, यह तुम्हारी तंगदिली है। रेवती, अपने घर में आग की लपटें दाखिल होते देखूं और मुस्कुराती रहूं, इतनी उदारता मुझ में नहीं है, न मैं इसे पसंद करती हूँ। दयाशंकर ने ईंट दे मारी, तुम्हारे नापसंद करने से क्या होता है, मुझे तो पसंद है और मैं कहता हूँ मैं इन्हें अपने घर में लगाऊंगा। रेवती ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, बहुत अच्छा, लगा लीजिए, लेकिन अगर मैं अपने बाप की बेटी हूँ तो इन्हें उतरवाऊंगी। 1 सप्ताह बीत गया। दयाशंकर ने तीनों तस्वीरें अपनी बैठक में लगा दी। रेवती उन्हें देखती है तो उसके दिल में आग जल उठती है, मगर वह कुछ कहती नहीं, न तस्वीरें उठाकर बाहर फेंकती है। डरती है कि मैंने तस्वीरें उतार दी तो बात बढ़ जाएगी, परंतु पति से तनी तनी रहती है।
मुंह से बोलती नहीं है। दयाशंकर को भी उसे बुलाने की हिम्मत नहीं होती। समझते हैं कि मैंने बात की और यह गरजी, इसलिए दोनों की बोलचाल बंद है। पहले दयाशंकर खाते थे तो रेवती सामने आकर बैठ जाती थी और बातें करती थी। अब वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। नौकर मेज पर खाना रख जाता है, दयाशंकर खाकर चले जाते हैं। शाम को दफ्तर से लौटते हैं तो भी उठकर उनका कोट हैट नहीं पकड़ती, खुद उतारे खुद रखें। नौकर चाय ला देता है, पी लेते हैं। उसके बाद मोटरसाइकिल पर बैठकर क्लब को चले जाते हैं। मेल मिलाप दोनों चाहते हैं, झुकना कोई भी नहीं चाहता। दयाशंकर चाहते हैं रेवती क्षमा मांगे, रेवती चाहती है दयाशंकर तस्वीरें उतार दे। एक दिन रेवती ने अपना रोना अपनी सहेली गीता के सामने रोया और कहा, बताओ मैंने क्या बुरा कहा था? घर में इन तस्वीरों की क्या ज़रूरत है? गीता ने आग पर तेल छिड़का। बहन, दुनिया की हवा ही बदल गई है। पहले लोग घरों में महापुरुषों की तस्वीरें रखते थे, अब एक्ट्रेसों की तस्वीरें चलने लगी। पूछो इन्होंने कौन से तीर मारे हैं? राम, कृष्ण, शिवाजी, प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, दयानंद, गांधी की तस्वीरें उड़ गईं, जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन दे दिए हैं। उनका स्थान लेने के लिए आई एक्ट्रेसें, जिनकी सबसे बड़ी सेवा यह है कि मुंह पर पाउडर मलती हैं और कैमरे के सामने खड़े होकर याद किए हुए 2 शब्द बोल देती हैं। रेवती ने यह बातें सुनी तो उसका धीरज बंध गया। बोली, मैंने भी तो यही कहा था। गीता, अड़ी रहो, अपने आप झुकेंगे। रेवती, पूरा सप्ताह बीत गया है। गीता, तो क्या हो गया? तुमसे ज़्यादा वे घबरा रहे होंगे। अगर तुम इस समय दब गई तो वे तुम्हें और भी दबाएंगे। आज उनकी तस्वीरें लाए हैं, कल उनकी दावत करेंगे, कहाँ तक सहोगी? यह बात रेवती की समझ में आ गई। उधर दयाशंकर ने भी दफ्तर में अपने एक मित्र ब्रिज नारायण को सारी बात सुनाई और कहा, बताओ मैंने कौन सा पाप किया था, तिल का पहाड़ बना दिया? ब्रिज नारायण ने दयाशंकर की हिमायत करते हुए जवाब दिया, तुम्हारा जरा भी दोष नहीं, दोष सारा भाभी का है। और भाभी पर ही क्या निर्भर है? सभी स्त्रियों का यही हाल है। समझती सोचती खाक भी नहीं, बातें करने को शेर हो जाती हैं। पूछो, अगर हमने किसी कलाकार की तस्वीर को कमरे में लटका दिया तो इसमें उनका क्या बिगड़ गया? एक यूरोप और अमेरिका के लोग हैं कि अपने कलाकारों को महापुरुष समझकर उनकी पूजा करते हैं। ब्रिज नारायण की बातों ने दयाशंकर के डांवाडोल मन को स्थिर कर दिया। जरा हिम्मत से बोले, मैंने भी तो यही कहा था, मगर वह सुनती थोड़े ही है। ब्रिज नारायण, अड़े रहो, अपने आप झुकेंगी। दयाशंकर, जीना मुश्किल हो गया है। ब्रिज नारायण, तो मरे क्यों जाते हो? तुमसे ज़्यादा तो वे घबरा रही होंगी। अगर तुमने इस समय हथियार फेंक दिए तो वह और भी शेर हो जाएंगी। आज कहती हैं तस्वीरें न लगाओ, कल कहेंगी घर से बाहर ही न निकलो। कहाँ तक मानोगे? दयाशंकर को इस युक्ति में जोर मालूम हुआ। दोनों फिर अड़ गए। सुलह का दिन आते आते रह गया। अब यह साधारण पति पत्नी का मनमुटाव न था, सिद्धांत का संग्राम था, जिस पर उनका भावी जीवन निर्भर था। अब जो जीतेगा जीवन भर उसी की चलेगी, जो हारेगा जीवन भर वही दबेगा। मगर कुछ ही दिनों के बाद फिर दोनों ढीले हो गए और रेवती का मन तो मिलाप के लिए अधीर हो उठा। दयाशंकर बाहर चले जाते थे, उनके लिए दफ्तर था, मित्र थे, क्लब था। रेवती के लिए घर को छोड़कर कुछ भी न था। वह उस घर में भी प्रसन्न थी। वह उसी जगह हंसती, चहकती, नाचती फिरती थी। मगर अब वह घर घर न था, एक मकान था, बल्कि कैद खाना। रेवती सारे सारे दिन अपने पलंग पर पड़ी रहती और ठंडी आहें भरा करती। पहले वह दयाशंकर के दफ्तर चले जाने के बाद कभी किसी सहेली के यहाँ चली जाती थी, कभी किसी सहेली को अपने यहाँ बुला लेती थी। अब न कहीं जाती थी, न किसी को बुलाती थी। अकेली पड़ी रहती और सोचती थी, ऐसे कब तक चलेगा? अब वह प्यार की एक नज़र के लिए तरस रही थी, प्यार के एक शब्द के लिए छटपटा रही थी। सांझ का समय था। दयाशंकर दफ्तर से लौटे और कपड़े बदलकर चाय पर बैठ गए। रेवती के मन में विचार आया, चलूं मैं बुला लूं।
जिससे ब्याह किया है, जिसके हाथ जीवन सौंपा है, उसके साथ अकड़ कैसी। और फिर यह लड़ाई जुदाई तो नहीं जिसका अंत ही ना हो। पति पत्नी में झगड़ा भी होता है, विवाद भी होता है, परंतु एक दूसरे के शत्रु थोड़े ही बन जाते हैं। नदी की लहरों की तरह अभी लड़ते हैं और अभी गले मिल जाते हैं। आखिर किसी न किसी को तो झुकना ही पड़ेगा। अगर दोनों अकड़े रहे तो जहाँ एक बार लड़ाई हुई वहाँ फिर सुलह ही ना हो। और कौन सा घर है जहाँ झगड़े नहीं होते। रेवती ने उठकर मुंह धोया, बाल बनाए, नई साड़ी पहनी और उठे हुए देवता को मनाने चली। मगर शर्म ने पांव रोक दिए। दिल चलता था, पांव न चलते थे, पांव चलते थे, दिल न चलता था। ब्याही हुई बहू आज फिर नई दुल्हन बन गई, जिसे पति के सामने चलते हुए भी शर्म आती है। क्या करे क्या ना करे। रेवती खड़ी थी, बैठ गई और सोचने लगी। अगर वह यहाँ आकर एक बार सामने खड़े हो जाएं तो सारा झगड़ा एक क्षण में निपट जाए। मगर उनका दिल पत्थर है। इस तरह साल बीत जाए तब भी न आएंगे। प्रेम की बात है, जिसे प्रेम होता है वह तड़पता है, जिसे प्रेम नहीं होता वह काहे को तड़पेगा। इतने में रेवती ने सुना। मर्दाने कमरे में दयाशंकर ने नौकर को बुलाया और कहा, देखो कल इतवार को एक मेहमान का खाना है, क्या क्या बनाओगे। नौकर ने जवाब दिया, जो हुक्म दे बन जाएगा। दयाशंकर, मैं क्या हुक्म दूं, तुम बोलो। नौकर, मटर पनीर बना दूंगा, आलू और गुच्छियाँ बना लूँगा, गोभी बना लूँगा, उड़द की दाल बना लूँगा और टमाटर का सलाद, फिरनी और पापड़, चटनी और। दयाशंकर, आलू, गुच्छियाँ, गोभी, उड़द की दाल सब एक जैसी चीज़ें हैं। नौकर, तो आप जाइए, मैं बीबी जी से पूछ लूँगा। रेवती के मन में आशा ने गुदगुदी की। सोचा आखिर इन्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी। दयाशंकर, अब ज़रा सी बात भी तुम बीबी जी से पूछने लगोगे तो तुम किस रोग की दवा हो। रेवती के दिल में किसी ने भाला चुभो दिया। वह छलाई हुई बाहर निकल आई और सोचने लगी, अब मैं इतनी बुरी हो गई कि मेरा नाम भी नहीं सुनना चाहते। नौकर ने मेरा नाम लिया तो उसे कैसे बुरी तरह डांट दिया। इतना भी न सोचा कि नौकर दिल में क्या कहेगा। एक मैं हूँ कि सुलह को मरी जा रही थी। चलो अच्छा हुआ, इनके मन की थाह मिल गई। अगर मेरे बिना इनका निर्वाह हो सकता है तो इनके बिना मेरा भी निर्वाह हो सकता है। अब जरा भी परवाह न करूँगी। ग्रामोफोन है, रेडियो है, पुस्तकें हैं, फिर भी मन न बहलेगा तो न बहले। अब इनके पाँव पर गिरने से तो रही। ऐसी ही बातों से तो मर्द सिर पर चढ़ जाते हैं। रेवती को रात भर नींद न आई। उसे अब दयाशंकर से सुलह करने की जरा भी चाह न थी। सोचती थी, आज अगर रसोइया बीमार हो जाए तो मज़ा आ जाए। सुबह उठकर कह दे, साहब आज मुझसे काम नहीं हो सकता, कोई और प्रबंध कर लीजिए। घबरा जाए, परेशान हो जाए, झक मार कर कहें, रेवती अब तो लाज तुम्हारे ही हाथ है, रखोगी तो रहेगी, न रखोगी तो न रहेगी। उस समय वह साफ इनकार कर देगी, कहेगी मुझे माफ़ कीजिए, अब अगर ज़रा से काम मुझे ही करने होंगे तो यह नौकर किस रोग की दवा है। मगर दिन चढ़ा और रसोइया बीमार न हुआ। उठकर काम करने लगा। रेवती के मन की मन ही में रह गई। जो जो काम होता जाता था, रेवती का क्रोध बढ़ता जाता था। यहाँ तक कि 11 बजे के लगभग सब कुछ तैयार हो गया और दयाशंकर मोटर लेकर मेहमान को बुलाने के लिए चले गए। रेवती ने रसोई घर में जाकर भाजी तरकारियाँ देखी तो उसे एक एक चीज़ में 100 दोष दिखाई दिए, मगर इस पर उसे क्रोध नहीं आया, उल्टे खुशी हुई। अगर आज भाजियाँ जल जाती तो और भी खुशी होती। यहाँ से चलकर वह खाने के कमरे में पहुँची। वहाँ दूसरा नौकर दरी बिछा रहा था। रेवती को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, अरे काली, यह क्या, मेज कुर्सियाँ काहे को उठा दी। काली दरी का कोना ठीक कर रहा था। रेवती की तरफ देखकर अदब से खड़ा हो गया और बोला, साहब का हुक्म है, मेज कुर्सियाँ हटा दो। रेवती, अच्छा, तो मालूम होता है मेहमान कोई हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी भी ऐसा वैसा नहीं, कोई खास आदमी है जिसका साहब को इतना ख्याल है। काली, कहते थे कोई स्वामी जी है, सारा देश उनकी इज्जत करता है, सारी दुनिया उन्हें मानती है। वे मेज कुर्सी पर कभी भोजन नहीं करते, जमीन पर बैठकर खाते हैं, मांस मच्छी भी नहीं खाते।
रेवती, मगर ये तस्वीरें देखकर जरूर निहाल हो जाएंगे। काली, अरे नहीं बीबी जी, साहब हुक्म दे गए हैं कि इन तस्वीरों को भी उतार दो। अगर स्वामी जी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा, अंधेर हो जाएगा, बड़ी ताकीद कर गए हैं। रेवती के मन में एक विचार पैदा हुआ। बोली, देख काली, यह तस्वीरें ना उतारना, समझ गए? यह तस्वीरें उतारने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं चाहती हूँ स्वामी जी भी अपने शिष्य महाराज का शौक अपनी आंखों से देख ले। काली, अगर तस्वीरें ना उतारी तो मेरा चमड़ा उतरेगा। रेवती, और अगर तूने तस्वीरें उतार दी तो तेरा चमड़ा मैं उतारूंगी। काली असमंजस में पड़ गया। बोला, यह तो बड़ी मुश्किल है, इधर भी फजीता उधर भी फजीता। मगर बीबी जी, आप मारेंगी भी तो हड्डी पसली का ख्याल करके मारेंगी, साहब मारेंगे तो जरा भी ख्याल न करेंगे, उन्हें गुस्से में कुछ नज़र नहीं आता। रेवती को हंसी आ गई। नौकर ने जो कुछ कहा था वह गलत ना था। चुपचाप अपने कमरे में चली गई और बैठकर एक पुस्तक पढ़ने लगी, मगर उसका मन पुस्तक में न था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि काली ने तस्वीरें उतारकर उसके कमरे में रख दी हैं और आप रसोई घर के बाहर बैठकर हुक्का पी रहा है। अंधे को आंखें मिल गई। रेवती ने तस्वीरें उठाई और काली से छिप छिप कर दबे पांव दयाशंकर के कमरे में चली गई। दीवार घड़ी ने 11:30 बजाए तो इधर दयाशंकर स्वामी जी को लेकर मकान की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। उधर रेवती तस्वीरें खाने के कमरे में लगाकर खुश होकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी। स्वामी जी कमरे में आए तो उनकी नज़र सबसे पहले तस्वीरों पर पड़ी। जरा सी देर के लिए उनके माथे पर बल पड़ गए। इसके बाद उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और आसन पर बैठ गए। केवल इतना ही कहा, मुझे तुम्हारे घर में ऐसे चित्र देखने की आशा न थी। तुम भी उसी रौ में बह गए जिसमें सारी दुनिया बह रही है। दयाशंकर के मुंह से जवाब न निकला। जानते थे कि मैंने एक बात की तो ये 4 सुना देंगे। वे उन्हें बचपन से गुरु मानते आए थे। वे सारी दुनिया के सामने बोल सकते थे, मगर उनके सामने न बोल सकते थे। खरे और निस्वार्थी आदमी के सामने हम झूठ भी नहीं बोल सकते। दयाशंकर चुपचाप बैठ गए, मगर मन में खौल रहे थे कि इस कमबख्त काली ने मुंह पर स्याही मल दी। कितनी ताकीद करके गया था, सब भूल गया। अच्छा, स्वामी जी जा लें तो इसकी हड्डियां तोड़ूं। मैं भी याद करूंगा, यह भी याद करेगा। जब स्वामी जी खाकर चले गए तो दयाशंकर ने काली को बुलाया और तस्वीरों की तरफ इशारा किया। काली का लहू सूख गया। सहम कर बोला, हुजूर, मैंने तो उतार दी थी। दयाशंकर ने आस्तीने चढ़ाकर कहा। क्या कहा? काली, हुजूर, मैंने तो उतार दी थी। दयाशंकर ने उठे हुए हाथ को रोक लिया और बोले, तुम जानते हो क्या कह रहे हो? अगर तुमने उतार दी थी तो यह फिर यहाँ दीवार पर कैसे चली आई? अपने आप तो आ नहीं सकती। काली कुछ देर सोचता रहा कि कहूँ या ना कहूँ। आखिर बोला, हुजूर, बीबी जी ने लगा दी होंगी। दयाशंकर, बीबी जी ने? काली, हुजूर, क्या अर्ज करूँ? मुझसे कहती थी रहने दे, उतारने की कोई दरकार नहीं है। तू तस्वीरें उतारेगा तो मैं तेरा चमड़ा उतार दूंगी। दयाशंकर, और तूने मान लिया? तो पहले झूठ क्यों बकता था कि तूने उतार दी थी? काली, नहीं सरकार, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने उतार दी थी। आप बीबी जी से तो पूछिए, जरूर उन्होंने फिर लगा दी होंगी। दयाशंकर झल्लाए हुए रेवती के कमरे में चले गए और बोले, क्या यह तस्वीरें तुमने लगाई थी? रेवती एक किताब पढ़ रही थी। और पढ़ क्या रही थी? पढ़ने का बहाना कर रही थी। सिर उठाकर बोली, कौन सी तस्वीरें? दयाशंकर, जिनमें तुम्हें दुनिया भर की बुराइयां दिखाई देती थीं। रेवती का कलेजा धक धक करने लगा, मगर संभल कर बोली, मैं नहीं समझी, आप क्या कह रहे हैं? दयाशंकर, क्यों झूठ बोलती हो? तुम्हारा चेहरा कह रहा है, तुम सब कुछ समझती हो। रेवती ने मुंह फुलाकर जवाब दिया, आप तो हवा में तीर चलाते हैं, कोई क्या करे। दयाशंकर ने रेवती की तरफ मन को भी टटोलने वाली आंखों से देखा और कहा, तो साफ क्यों नहीं कहती कि तुमने लगाई हैं? करती भी हो, छिपाती भी हो। रेवती, मुझे छिपाने की क्या पड़ी है? एक बार नहीं, लाख बार कहती हूँ कि मैंने लगाई हैं, मैंने लगाई हैं। दयाशंकर, मगर जब मैंने उतरवा दी थी तो तुम लगाने वाली कौन होती हो? रेवती, और जब मैं नहीं लगाना चाहती थी तो आप लगाने वाले कौन होते थे?
दयाशंकर, मैं घर का मालिक हूँ, यह मेरी चलेगी। रेवती, मैं घर की मालकिन हूँ, यह मेरी भी चलेगी। अब वह ज़माना गुजर गया जब औरतें मर्दों की तरह एक बात को सिर झुकाकर मान लेती थी। अब जो बात मानने लायक होगी मानेंगी, न मानने लायक होगी न मानेंगी। दयाशंकर जरा नरम पड़ गए, बोले, मगर इसमें न मानने की क्या बात थी? तुम तो आप चाहती थी कि यह तस्वीरें यहाँ न रहें। रेवती, मैं सीधी ज़रूर हूँ मगर मूर्ख नहीं हूँ। क्या आपने मेरे लिए तस्वीरें उतार दी थी? बिल्कुल नहीं। स्वामी जी आ रहे थे, हुक्म दे दिया उतार दो। स्वामी जी चले जाते, हुक्म मिल जाता लगा दो। मैंने सोचा कला की चीज़ें हैं, स्वामी जी क्यों ना देखे, लगा दी। क्या पाप किया? देखकर प्रसन्न हो गए होंगे। दयाशंकर, प्रसन्न? उनके माथे पर बल पड़ गए थे। रेवती, बड़े तंग दिल हैं। एक यूरोप और अमेरिका के लोग हैं कि ऐसी स्त्रियों को मानपत्र देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। एक हम हैं कि उनकी तस्वीरें भी नहीं देख सकते। दयाशंकर ने जवाब न दिया। दिल में सोचने लगे, स्त्रियों को पढ़ाना बुरा है। रेवती सोचती थी, अब इसका जवाब क्या दोगे? दयाशंकर कमरे से बाहर चले गए। रेवती वहीं बैठी रही। इतने में काली ने आकर कहा, साहब खाने पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। रेवती को अपने मन में आनंद की एक लहर उठती हुई मालूम हुई। उसे दबाकर बोली, जाकर कहो आप खा लें, मैं ज़रा देर बाद खाऊंगी। काली से यह जवाब सुनकर दयाशंकर खुद आए और मुस्कुराकर बोले, अब यह रूठी रानी मानेगी भी या रूठी ही रहेगी? रेवती ने सिर ना उठाया, ज़मीन की तरफ देखते हुए जवाब दिया, जो रानी हो वह जवाब दे, हम तो गुलाम हैं। दयाशंकर, वाह, तुम गुलाम कैसे हो? घर में बैठी राज करती हो, जो मुंह से निकलता है वही पूरा हो जाता है। आसमान सिर पर उठा लो, जो कोई भी बात टाल जाए। गुलाम हम हैं, जिन्हें बाहर हाकिमों की धौंस सहनी पड़ती है, घर में स्त्री की। हम तो चाहते हैं हमें दूसरी बार भगवान स्त्री का जन्म दे। मर्द कमाएगा, खिलाएगा और रूठ गई तो झक मारकर मनाएगा। रेवती, तस्वीरें वहीं रहेंगी ना? क्यों? दयाशंकर, मजाक से ठंडी आह भरकर, ना बाबा, अगर श्रीमती कहेंगी तो मर्द तस्वीरों को उतारकर तीसरी छत से नीचे फेंक देगा। रेवती के मन की मुराद पूरी हो गई। उसने उठकर पति का हाथ थाम लिया और उसकी तरफ प्रेम की दृष्टि से देखा। दयाशंकर की आंखें खुशी से चमकने लगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।